हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल और हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल शेयर मार्केट वाला में। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये है सेशन नंबर 8 और इसमें हम लोग बात करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। ये जो डेरिवेटिव है ये होता क्या है एक्चुअली, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। और अभी तक जो लोग हमारे पुराने वाले सेशंस नहीं देखे हैं 7 सेशंस, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको ये वाला तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करते जाना है, तभी आपको कोर्स कंप्लीट होता जाएगा और आप इजली समझ पाएंगे कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है। राइट, तो आपको इसके लिए जो हमारा सेशन नंबर 7 है या फिर और भी पहले के जो सेशन है उनको देखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। और अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं हर दिन शेयर मार्केट के लाइव भी आता हूँ 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। ठीक है, 3:30 तक मैं लाइव भी आता हूँ, तो वो टाइम पे आप जो है अपना शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेरी उसमें आप डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव है ये तो फिर बहुत सारे सुने होंगे लोग कि कैश ट्रेडिंग होता है, कैश ट्रेडिंग। इसके साथ साथ होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी आप लोग जो इसमें थोड़ा इंटरफेयर करते हैं अगर मार्केट में, तो इनका नाम ज़रूर सुने होंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। अगर समझिए कि कोई फार्मर है और वो फार्मर क्या कर रहा है कि वो बुवाई कर रहा है या खेत में जुताई किया, जो भी किया, तो वो टाइम पे क्या करता है फार्मर कि कोई भी अगर मिल का जो ऑनर हो, जो वहाँ पे मिल हो, चाहे शुगर मिल हो या फिर कोई भी दूसरा मिल हो सकता है, राइस मिल हो सकता है। अगर कोई फार्मर जब ये करता है, बुवाई करता है, उसी टाइम पे अगर ये मिल ऑनर से कांटेक्ट कर लेता है कि भाई हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, एग्जाम्पल के लिए 2 एकड़ 2 बीघा, हर एक जगह अलग अलग होता है ना। अगर किसी के पास 2 एकड़ अगर ज़मीन है और वो ये बोल रहा है कि मैं इसमें गन्ने की खेती करने वाला हूँ, ठीक है, और गन्ने की जब वो खेती करने के लिए बुवाई कर रहा है, उसी टाइम पे वो जो शुगर मिल है उसके ऑनर से या फिर मैनेजर से या फिर शुगर मिल कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हमारा इसमें जितना भी गन्ना आएगा वो गन्ने का उत्पादन जो है पूरा मैं किसको दूंगा, आपको सेल करूंगा। तो इससे क्या होता है कि दोनों लोगों को ये कंफर्मेशन हो जाता है। एक तो फार्मर को कंफर्म हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जितना भी शुगर केन यानी कि गन्ना जितना भी पैदावारिश होगा वो पूरा हमें बेचने के लिए मार्केट में हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली मैं जो है तो ये शुगर मिल ऑनर को डायरेक्टली मैं सेल कर दूंगा। ठीक, अभी ये क्या करता है फार्मर ये बोल दे कि मैं आपको तो पूरा ये श्योरिटी देता हूं कि जितने भी पैदावारिश होगी वो मैं आपको तो दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी श्योरिटी देना पड़ेगा कि हमें आपको भी कुछ दो, तभी तो हमारी श्योरिटी हो जाएगी कि आप जो है हमारा जो ये शुगर केन है तो आप हमारा पूरा जो है आप हमारा बाय कर लेंगे या खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो टाइम पे जो ये ऑनर है शुगर मिल का, वो क्या बोलता है, चलिए ठीक है, आपका 2 एकर्स की ज़मीन है, लैंड है, तो इसमें आपको खेती करने के लिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एग्रीमेंट कर लेता हूँ, इसका मैं आपको 20% या 10% जो भी है 20% मैं आपको पेमेंट करने के लिए एग्री हूँ कि आप यहाँ पे शुगर केन बोइए, सब कुछ करिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा। अब दोनों का जो फ़ायदा होता है तो दोनों की श्योरिटी भी हो गई कि हमें ना तो इसे ऑनर को बाहर माल खरीदने के लिए ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा और इसे ना तो बेचने के लिए किसी को क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिससे बोला जाता है वो कहलाता है।
मतलब कि जो चीज़ दिखाई ना दे उसकी अगर एग्रीमेंट किया जाए उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। सीधा आसान भाषा में आप समझिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपको डीप सोचने से कोई मतलब नहीं। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी साल बारिश बराबर नहीं हुई, समझिए कि यही साल फार्मर जो है शुगर केन बोया और अच्छी तरह से पैदावार नहीं हुई या बारिश नहीं हुई, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेन हो गया, तो इसमें जितना इसका फसल था पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे पैसा तो इसका भी जाएगा और पैसा इसका भी जाएगा, दोनों का पैसा जाने का रिस्क होता है लेकिन कम होता है दोनों में, है ना। तो उसी तरह से है, कम रिस्क में जो है बड़ा काम करना या कॉन्ट्रैक्ट लेना, यही कहलाता है डेरिवेटिव, ठीक। अब आप सीधा सीधा समझिए। अब उसके बाद डेरिवेटिव करने के लिए जो है बेसिकली अभी हम लोगों को दो तरह से जानना है। एक कहलाता है कैश, जो कि ट्रेडिंग, यहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट के लैंग्वेज में इसे हम लोग जो है ट्रेडिंग बोलते हैं। और कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग क्या होता है, कैश ट्रेडिंग में अगर कोई भी आदमी XYZ, अगर रिलायंस का अगर कोई भी प्राइस है, जैसे कि मैं रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ हूँ, अब रिलायंस का भाव अभी चालू है 2493 रुपीज़, तो यानी कि एक शेयर अगर किसी को ख़रीदना है तो इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, NSE जो है क्या करता है कि मार्जिन प्रोवाइड कराता है कि आपको हम एक काम करते हैं कि आपको हम लोग इतना पैसा नहीं भरने के लिए बोलते हैं, मत भरिए आप इतना पैसा, इसका जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप ले लीजिए। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो लिया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सेलर, ठीक। उससे क्या बोला जाता है, सेलर, यानी कि सीधा लैंग्वेज में हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये कंपनी होगी समझिए रिलायंस, और ये क्या बोल रहा है, NSE कंपनी हो गई, और ये क्या बोल रहा है कि हमारे अंडर में बहुत सारे जो है तो कौन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए। कोई भी कंपनी रहती है, जैसे कि समझिए कि प्रिज्म सीमेंट है या फिर अंबुजा सीमेंट है, तो अंबुजा सीमेंट हर एक डोर टू डोर तो नहीं सेल कर सकता कोई भी प्रोडक्ट, है ना। तो उसके लिए वो क्या असाइनमेंट किया हुआ है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो कहलाते हैं सेलर, ठीक। तो ये सेलर को क्या करना होता है, जितना ये भाव चालू रहेगा उसके ही मल्टीप्लाइड बाई जितने भी शेयर रहेंगे उतने शेयर खरीदना होता है, ठीक है, जो कि बल्क में होता है। उसके बारे में मैं आपको चार्ट में वो भी या फिर जो ब्रोकर है उसमें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सेलर। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि यही लोग जो है तो बल्क में खरीद लिए बहुत सारा शेयर्स, अब ये लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल जब करेंगे इसी को, तो इसको बायर्स भी होगा, कोई ना कोई खरीदने वाला होगा। तो जो खरीदने वाला होता है वही कहलाता है यहाँ पे बायर्स, ठीक है, उसे बोला जाता है बायर्स। ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बायर्स उससे बोला जाता है जो खरीदार होता है, ठीक है। तो अब वायर्स क्या कर सकता है कि वायर्स जो है, जो खरीदार होता है वो एक लॉट भी खरीद सकता है और भी ज़्यादा लॉट खरीद सकता है। अब ये लॉट क्या है, अभी क्या रहता है कि जो ये NSE जो भी शेयर्स आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए देता है, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए देता है, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए वो बोलता है कि मैं आपको तो देता हूँ, आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले आपको क्या करना होगा कि हम आपको क्या करेंगे कि आपको लॉट साइज बोलेंगे। मतलब आप एक शेयर या दो शेयर नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको बल्क शेयर खरीदना पड़ेगा। तो लॉट साइज वो डिसाइड करके रखता है, NSE डिसाइड करता है, ठीक है। और हर एक कंपनियों का अलग अलग लॉट साइज होता है, ठीक। लाइक अगर रिलायंस है तो रिलायंस का लॉट साइज होता है 250 का लॉट साइज होता है। अब आपको एग्जांपल के लिए मैं ले करके चलता हूँ, जो कि मैं एलिस ब्लू का मोबाइल एप्लीकेशन या फिर
वही मैं ब्रोकर यूज करता हूँ, तो आपको वहाँ पे मैं लेकर के चलूँगा। अभी क्या होता है कि हम लोग चल दिए सीधा सीधा एलिस ब्लू, और एलिस ब्लू में अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इसको हम लोग बाय करना चाह रहे हैं तो बाय करने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है। अगर हम लोग CNC यानी कैश ऑन कैरी, जिसे डिलीवरी बोला जाता है, अगर हम लोग डिलीवरी में इसको हम लोग बाय करते हैं तो हम लोगों को पैसा देना होता है कितना, ये होता है 2993। अभी जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस को अगर हम लोग बाय करते हैं तो बाय करने के लिए हमें कितना भरना पड़ता है, 2493। अगर हम लोग इसी को कैरी करके लेके जाते हैं और एक लॉट मतलब एक ही क्वांटिटी खरीदते हैं तो इतना हमें भरना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें अब आप क्या करते हैं, अगर इसी को आप समझिए कि आप बाय करते हैं MIS यानी कि इंट्राडे में अगर आप इसी शेयर को बाय करेंगे तो आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। तो मार्जिन प्रोवाइड करने के बाद कितना रुपए आपको लगता है, जो कि 499.53, लगभग आपको 500 रुपये भरना होता है। ठीक है, 500 रुपये, यानी कि जितना ये शेयर का भाव है उसका 5 गुना मार्जिन जो है तो आपको प्रोवाइड कर देता है कौन, ब्रोकर। तो ब्रोकर प्रोवाइड करा देता है। ये मैं एलिस ब्लू का ब्रोकर यूज करता हूँ, तो इसमें ब्रोकरेज भी बहुत कम है, इसमें 15 रुपये ओनली ब्रोकरेज है। ठीक है, 15 रुपये खरीदना, 15 रुपये बेचना, जो कि मार्केट में 20 रुपये लगता है। तो जिन लोगों को भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मेरे लिंक से ज़रूर ओपन करिएगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम लोग पेड ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और आपको उसमें ट्रेनिंग और बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का भी बेनिफिट मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं, तो 500 रुपीज़ में ये क्या बोलता है कि आप 2500 रुपये का शेयर खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि आपको आज के दिन ही बेच के जाना पड़ेगा। अगर आप बेचोगे नहीं तो 3:15 में ये ऑटोमेटिकली ब्रोकर जो होता है, ये ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपका सेल कर देगा। ठीक, ऑटोमेटिकली ये सेल कर देगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट हुआ रहे और या फिर आपका लॉस हुआ रहे, उससे उसको मतलब नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली सेल करके आपको दे देगा। या तो फिर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप पहले ही सेल करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट ही नहीं करना है बहुत टाइम तक। लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप 2493 में आप खरीदे हुए हैं, इसका प्राइस पहुंच गया 2550, तो आपको हर एक शेयर में आपको कितना प्रॉफिट हो गया, सिंपल है, आपको जो है लगभग 57 रुपीज़ या 56 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। आप 10 शेयर खरीदे हुए हैं 5000 रुपये का, तो आपको जो है 560 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बराबर 560 रुपये की। इसमें आपको ब्रोकरेज कितना लगा, ब्रोकरेज मान लो 15 रुपये खरीदना, 15 रुपये बेचना और एक्सचेंज चार्जेस वगैरह पकड़ के आपको कितना लगा, 35 रुपीज़ लगा। तो 35 रुपये लगा करके आप ये कैपिटल आप अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग हैं उनको स्टार्टिंग में कैश में ही ट्रेड करना चाहिए। सब लोग जो है FNO में आ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, और इसमें आपका जो है पेशेंस लेवल भी बना रहेगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, कम पैसा आपका लगा है। अगर आपका नुकसान भी होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, आप जितने रुपए के यहाँ पे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे उतने रुपए का ही नुकसान होगा। सिंपल लॉजिक है ना। तो कम पैसे में आपको जो है ट्रेड करने के लिए मिल जाता है, ये कहलाता है कैश ट्रेडिंग। ठीक, अब उसके बाद लेकिन ये जो कैश ट्रेडिंग होती है ना, कैश ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे नहीं बनते। ठीक है, तो इसमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए, मेन पैसा स्विंग ट्रेड में बनता है। अब ये स्विंग ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड होता है जो आज आप इसको खरीदिए और इसको खरीदने के बाद आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी आप होल्ड कर रहे हैं उतने दिनों तक आप होल्ड करिए, और आपको वो क्लियरेंस होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर जा रहा है तो आपको जो है क्या करना है, बाइंग करके चलना है, और अगर आपका ये मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको सेलिंग करके जाना है।
सिंपल लॉजिक है ना। तो आपको इस तरह से देखना है। अब उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे कि फ्यूचर यानी डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स में क्या रहता है कि इसके लॉट साइज होते हैं। तो लॉट साइज जो होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा एनएससी के साइड में। एनएससी के साइड में लेके चलूँगा तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रिलायंस। आपको भी ऐसे सर्च करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आ चुका है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में आने के बाद इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक इक्विटी सेगमेंट है। इक्विटी सेगमेंट जो मैं अभी तक आपको बता रहा था वो हो गया कि आप यही भाव में खरीद रहे हैं, और आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा तो आप चाहे आप कैश में ट्रेड करिए या फिर आप स्विंग में लेकर के जाइए, ठीक है। तो ये भाव हो गया। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से होता है। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है, इनका वीकली और मंथली होता है, ठीक है। तो हर एक वीक में आपका जितना भी पैसा रहेगा तो वो पैसे को सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। किसके पास करना पड़ेगा, जो कि एनएससी के पास करना होगा। तो आपका जो भी पैसा चाहे वो बढ़ा हो या घटा हो, उसको जो है 1 वीक के अंदर अंदर आपको सेल करके जाना ही जाना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और उसका पैसा जो है तो एनएससी के पास चला जाएगा। अगर आप नहीं एग्जिट करेंगे तो आपका पैसा भी लैप्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है ये स्टॉक्स। स्टॉक का जो डेरिवेटिव होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कितने दिनों का होता है, 1 मंथ का होता है, मंथली होता है ओनली। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, अब इसके लिए आप समझिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए आप जो है कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, और चलिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि आप जो है आईफोन ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, एप्पल का। अब एप्पल कंपनी का आपको मोबाइल ख़रीदना है, और आपको कहीं से पता चला कि ये एप्पल कंपनी का जो फ़ोन है अभी ये चल रहा है 50,000 में अगर चल रहा है एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन ये आने वाले टाइम पे इसका भाव जो है तो बढ़ने वाला है, ठीक। तो जब ये भाव बढ़ने वाला है तो आप क्या करोगे, दुकान वाले के पास जाओगे। दुकान वाले को आप बोलोगे कि भाई एक काम करो, मेरे पास अभी पूरा पैसा तो नहीं है, आप एक काम करिए, ये आईफोन का आप हमारे पास से जो है एडवांस ले लीजिए, और एडवांस लेकर के आप ये आईफोन का मेरा ये बुक कर दीजिए, और मेरे पास पैसा जो है 10 दिन में हो जाएगा, 10 डेज में, तो मैं आपको जो है पूरा पैसा दे दूंगा, ये जिससे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपका और दुकान वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप 10,000 रुपये एडवांस दे करके आप जो है 10 दिन के बाद का आप क्या कर रहे हो, आप इसको खरीदने की अपना बोली लगा दिए, ठीक है। अब वो टाइम पे इसमें दोनों लोगों का रिस्क रहेगा। अब इसमें दोनों लोगों का कैसे रिस्क रहेगा वो देखिए। अगर कोई शॉप ऑनर है, शॉप ऑनर अगर समझिए कि 50,000 का मोबाइल है, अब उसके बाद इसका भाव जो है एकाएक बढ़ा, और बढ़ने के बाद आईफोन कंपनी जो है तो इसका प्राइस बढ़ा दिया, और उसका प्राइस हो गया 60,000, ठीक। तो जो ये 60,000 प्राइस हो गया, तो जो दुकान वाला है तो उसको आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 50,000 में, तो उतने में ही उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप एडवांस दे दिए हो, बराबर। अब ये चाहे 60,000 का हो जाए, 70,000 का हो जाए, उससे मतलब नहीं है, आपको उतने ही भाव में खरीदना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी होता है, और ये प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये शेयर है, शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो इसका मंथली वाइज इसमें जो है स्ट्राइक प्राइस का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपका प्रॉफिट हो गया कि अगर 60,000 भी हो गया तो भी आपको प्रॉफिट है। अगर समझिए कि इसका भाव आईफोन 50,000 ना करके 40,000 रुपये कर दिया, तो वो टाइम पे क्या होता है कि ये जो दुकानदार है, दुकानदार को आप जो है पैसा तो दे दिए हो, लेकिन आपको ये पता है कि भाई ये दुकानदार को मैं पैसा दिया हुआ हूँ 10,000 रुपये, लेकिन इसका प्राइस तो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो आप क्या करोगे,
आपको इतने ही भाव में खरीदना पड़ेगा, 50,000 में ही, क्योंकि वो दुकानदार से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो दुकानदार फिर आपको सस्ते प्राइस में नहीं देगा, क्योंकि दुकानदार बोलेगा सर वो टाइम पे तो ऑलरेडी हमारी आपकी बात हुई थी, तो मैं क्या किया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे जो है तो आपका ख़रीद लिया था मोबाइल और उसके बाद मैं रखा हुआ था, तो हम इसमें पैसे कम नहीं कर सकते, तो ये आपका नुकसान होने का भी चांस रहेगा, है ना। तो इसमें दो के दोनों इक्वल होता है, तो आपको ये भी ध्यान देना। अगर समझिए इसी का प्राइस और भी घट गया और ये जो है 30,000 में हो गया, 30K में, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसी के पास में ख़रीदने के लिए जाऊंगा जो कि मैं 50,000 में हमारा इसका बात हुआ था और अभी ये 30,000 इसका भाव हो गया है, तो वो टाइम पे आप जो ये 10,000 रुपये दिए हुए थे तो आपको 50,000 में ही खरीदना पड़ेगा, तो ये आप 10,000 रुपये या तो आप छोड़ दो, आप 30,000 रुपये में ख़रीदो, तो आपको कोई दूसरे दुकान से तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ये है ना। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है, इसे ही बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये आपके समझ में आना चाहिए, जो कि डेरिवेटिव यहाँ पे एक लैंग्वेज हो गई अभी। ठीक है, चलिए अभी जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के लिए 2493 उसका प्राइस चालू है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक्सपायरी लिखा है, एक्सपायरी डेट दिख रहा है ना आपको, तो एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप स्ट्राइक प्राइस 2500, 2540, 2600, तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का जो प्राइस है इंडिया में आईफोन का प्राइस एग्जाम्पल के लिए है 50,000 में, तो हो सकता है कि इसका प्राइस जो है मलेशिया में और भी महंगा रहेगा, बराबर, या तो फिर इसके जो प्राइस हैं ऑलरेडी, तो आने वाले समय में इसका प्राइस और भी बढ़ सकता है, तो जब और भी बढ़ सकता है तो हो सकता है कि आप दुकान वाले के पास जाएंगे, तो दुकान वाले को अगर आप बोलेंगे कि हमें अभी मोबाइल नहीं लेना है लेकिन मुझे बुकिंग करना है, बुकिंग मुझे 2 महीने बाद की बुकिंग चाहिए, ठीक है, मुझे 2 महीने बाद खरीदना, अभी मेरे पास पैसे कम हैं, तो जब आप 2 महीने बाद में ख़रीदना चाहेंगे यही मोबाइल, तो वो टाइम पे दुकानदार आपको क्या बोलेगा कि आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक, तो वो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा तो उसका प्राइस हमेशा महंगा रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये समझिए कि अक्टूबर मंथ चालू है तो अक्टूबर मंथ के एक्सपायरी का जो प्राइस रहेगा वो थोड़ा सस्ता रहेगा और नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी रहेगा उसका प्राइस महंगा रहेगा। इसी तरह से इंडेक्स में भी लागू होता है, ये वीक का प्राइस सस्ता रहेगा, अगले वीक का प्राइस महंगा रहेगा। ठीक, ये बेसिक चीज़ें आपकी ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं एक्सपायरी डेट का, तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस ये होता है कि जहाँ पे इसका भाव चालू है, जो लेवल के आसपास रिलायंस चालू है, एग्जांपल के लिए 2493 के आसपास अगर चालू है, तो इसमें क्या किया हुआ है, प्राइस बैंड किया है। हर एक शेयर्स का प्राइस बैंड अलग अलग होता है, किसी में 5 रुपये का डिफ़र होता है, किसी में 10 रुपये का डिफ़र होता है, किसी में 20 रुपये का होता है और किसी में 50 रुपये का होता है। ऐसे प्राइस बैंड बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्राइस बैंड ये जो बनाया गया है, तो इसी प्राइस बैंड का आपको फ्यूचर खरीदना है, इसे ही जो है स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। तो एग्जांपल के लिए ये 2493 अगर इसका प्राइस चालू है रिलायंस का, अब आपको ये लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा सकता है, तो जब ऊपर जा सकता है तो आप क्या करोगे, इसमें कॉल खरीदना चाहोगे। तो जब आप कॉल खरीदना चाहोगे तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो प्राइस है उसको आप खरीदोगे। ठीक है, तो उसको जब आप खरीदोगे तो वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, राइट। तो उसमें आने वाले समय में आने की संभावना है, इसके लिए इसका नियर प्राइस रहेगा तो उसका प्राइस थोड़ा महंगा रहेगा। अब उसके बाद इसमें 20 रुपये का प्राइस बैंड है। ठीक, तो 20 रुपये का जो प्राइस बैंड है, तो आप
80 का अगर आप प्राइस खरीदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है ये, राइट, ये प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है, तो फ्यूचर में आपको ये पता है कि इसका प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमें अगर इसमें मैं ख़रीदूँगा तो हमारा पैसा इसमें बनाया है, हमारा इसमें समय हमारा व्यर्थ नहीं होगा कि अगर इसके ऊपर जाएगा तब मेरा पैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप ये प्राइस में ख़रीदेंगे या तो फिर आने वाले टाइम पे इसका प्राइस क्या जा सकता है उसके नियर प्राइस आप खरीद सकते हैं। तो 2493 के बाद इसका प्राइस कौन सा आएगा, 20 रुपये प्राइस बैंड में, तो इसमें अगर आप 20 रुपीज़ आप जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा 2500, ठीक है। तो आप 2500 का यहाँ पे आप कॉल खरीदेंगे। यही अगर पुट खरीदेंगे तो इसका ठीक उल्टा रहेगा, ठीक है। तो यही कहलाता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ये आपको बेसिक चीज़ें आपको जानना है, ठीक है। अभी हम लोग और भी आगे चलते हैं कि क्या होता है। अगर इसी को समझिए कि आप इसको क्या कर रहे हैं कि इसको आप ये सोच रहे हैं कि चलो एक दिन में इसका प्राइस अभी 2493 है, आज के दिन बंद हुआ है, कल के दिन हो सकता है कि ये बढ़ के 2550 हो जाएगा। तो 2550 हो जाएगा तो आप इसको होल्ड कर दोगे। होल्ड करना ही हेजिंग कहलाता है, ठीक। हेज कर दोगे कि मैं आज नहीं लेके जा रहा हूँ अपने घर, इसे मैं कल लेके जाऊँगा। इसको आपको अगर बाय करना होगा तो आपको क्या करना होगा, NRML बोला जाता है, या तो CNC बोला जाता है, या कैरी फॉरवर्ड बोला जाता है, उसमें आपको बाइंग करना होगा फ्यूचर का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ हमेशा ही आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस तरह से आपको बाइंग करना है या फिर किस तरह से आपको करना है, ठीक है। बहुत ही इजली है, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या है, लॉट साइज अगर आपको ख़रीदना है, समझिए कि आप फ्यूचर्स बाय करते हैं, तो फ्यूचर बाय जब आप करेंगे तो एग्जांपल के लिए आपको रिलायंस का यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे ब्रोकर में, तो यहाँ पे टाइप करोगे रिलायंस, ये मैं टाइप कर दिया हूँ। तो रिलायंस को जब आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे उसके जो है तो प्राइजेस सामने आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं रिलायंस टाइप किया हूँ, अब उसके बाद मैं स्पेस मार दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे डेट भी लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब आपको ख़रीदना कौन सा है, समझिए 2500 का ख़रीदना है, 2500 का आपको कॉल ख़रीदना है। तो जब आप कॉल ख़रीदने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट बहुत सारे लिख के आ रहे हैं। ये 27 अक्टूबर सी लिख के आ रहा, मतलब कि कॉल यानी कि बढ़ते हुए मार्केट में पैसा बनाना है। यदि फिर आपको लग रहा है कि ये गिर सकता है, तो गिरते हुए अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो आपको पुट खरीदना है। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि चलो ये महीने में नहीं अच्छा जाएगा, ये अगले महीने में अच्छा जाएगा, तो आपको अगले महीने का भी कॉल खरीदने के लिए ऑप्शन दे रहा है। 3 महीने तक का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। हर 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाता है। तो आप 24 नवंबर एक्सपायरी का भी खरीद सकते हैं, 29 दिसंबर का भी है इसमें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। अब हम लोग एग्जांपल के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे चलिए मैं दो के दोनों ऐड कर लेता हूँ। एक ये अक्टूबर का मैं कॉल ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं दिसंबर का भी कॉल ऐड कर लेता हूँ, और नवंबर का भी कॉल ऐड कर लेता हूँ, तीनों मंथ का। अब आपको तीनों मंथ का देखना है। तो रिलायंस का मैं देख रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ का 2500 का जो प्राइज है उसका चालू है 38.20 अगर यही आप नवंबर मंथ का अगर आप ख़रीदते हैं तो इसका प्राइस चालू है 82 रुपीज़। और वही अगर आप दिसंबर मंथ का बाय करने के लिए जाएंगे तो इसका प्राइस चालू है कितना, 1195, ठीक है। तो अब इसमें आपको जिस तरह से आप जितने दिनों के लिए आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आप इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब समझिए कि मैं बाय करता हूँ इसी महीने का एक्सपायरी का, जो कि 27 अक्टूबर का है। इसमें मैं बाय में क्लिक किया। अब बाय में क्लिक करने के बाद ये क्या बोलता है कि आपको मैं इतने रुपए में तो ख़रीदने के लिए देता हूँ, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो है एक लॉट नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम हमारा लॉट साइज आपको खरीदना पड़ेगा जो है 250 का, ठीक। और 250 इंटू 38.20 उसका पैसा कितना आपको लग रहा है, ये लग रहा है पैसा, ठीक है, 9,575 रुपये।
अब ये क्या बोलता है कि अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो 1 रुपये अगर ये बढ़ेगा तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 250 का लॉट साइज है, 250 का 250 प्रॉफिट भी होगा। और अगर 1 रुपीज़ डाउन होगा तो आपको 250 रुपीज़ लॉस भी होगा, दो के दोनों होगा, है ना। तो आपको लॉस भी आपको मेंटेन करके चलना है और प्रॉफिट भी अगर आपको आएगा तो प्रॉफिट भी मेंटेन करके चलना है। अगर आपको लॉस जो है ज़्यादा ना लगने पाए उसके लिए इसमें ऑप्शंस होता है, ऑप्शन जिसे स्टॉप लॉस बोला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो खरीदने के बाद आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस का सीधा मतलब है कि जो आपके लॉस को रुका दे, उससे ही स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस का आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपका जो है बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी समझिए कि अगर हम लोग इसको CNC यानी कि इन्वेस्टमेंट में हम लोग इसको डिलीवरी में इसको अगर हम लोग बाय करते हैं तो बाय करने के बाद हमें इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन इसको जब आप सेल करेंगे ना, समझिए कि आप इसको सेल कर रहे हैं 2 मंथ के बाद कर रहे हैं, 5 मंथ के बाद कर रहे हैं, 1 ईयर के बाद, जब भी आप जब सेल करेंगे तो सेल करने के लिए इसका सेटलमेंट टाइम होता है, ठीक। तो ब्रोकर के पास आपका पैसा जो है आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी आप शेयर खरीदते हैं तो ये पूरा लिस्टेड होता है CDSL में होता है, जो कि अपना गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी है CDSL। इसमें आप अपना लॉगिन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो आपका ब्रोकर जो है वो शेयर खरीदा है या नहीं खरीदा वो CDSL में आपको दिख जाएगा। कुछ ब्रोकर लिस्टेड होते हैं जो कि NSDL में, पैन कार्ड के पीछे आपको जो है तो लिखा हुआ मिलेगा NSDL। तो NSDL में भी कुछ ब्रोकर्स लिस्टेड होते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है। तो आप उसमें भी अपना लॉगिन करके आप देख पाएंगे कि आपका जो शेयर है क्या वो ब्रोकर गवर्नमेंट के पास यानी कि CDSL के पास या NSDL के पास जो डिपॉजिटरी हैं उनके पास इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में लिवरेज मिलता है। लिवरेज के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि लिवरेज मिलेगा, जैसे कि ये लिवरेज दे रहा है कि भाई इतना रुपए में तो आपको मैं खरीदने के लिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप इतने रुपए में आप खरीदेंगे तो इसके बदले में अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लेके जाएंगे तो इसके बदले में मैं आपको जो है इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। तो ब्याज जो है लगाया जाता है वो हर एक ब्रोकर्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एवरेज जो है जैसे एंजल का है या एलिस का है तो इनका क्या है 0.049 पैसा है, ठीक है, 049 पैसा है। तो ये क्या बोलते हैं कि मैं आपको ये मंथली इंटरेस्ट रेट इतना मैं लगाऊंगा और इतने इंटरेस्ट रेट में मैं आपको जो है मार्जिन प्रोवाइड करा देता हूँ। अब शेयर चाहे आपका ऊपर जाए या नीचे जाए हमारे से उससे मतलब नहीं है, मैं आपको दे दिया हूँ मार्जिन, बस हो गया। अगर नीचे जाएगा तो आपका जो शेयर है तो हम लोग ऑटोमेटिकली सेल कर देंगे, या तो फिर हम आपको मार्जिन पे करने के लिए बोलेंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर सेल करेंगे और सेल करने के बाद उनका जो पैसा होगा वो काट लेंगे, बाकी पैसा आपके फ्लोट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है मार्जिन, जो कि इक्विटी एंड डिलीवरी में मार्जिन भी लिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।